नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर का जो सीरीज़ स्टार्ट हुआ था उसका यह लास्ट वीडियो है। इसका प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो 5 से 6 वीडियो और आपको मिल जाएगा, जो कि पूरे 2021 में जितने नेशनल इवेंट्स हुए हैं सबको कवर किया गया है। और दूसरी बात देखिए, नेशनल के साथ हमने इंटरनेशनल भी पूरा कर लिया है। और टॉपिक वाइज की बात करें तो स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं लगभग 80-90% कवर कराया जा चुका है। छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, उसको भी धीरे धीरे कवर एग्ज़ाम के पहले करा लिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन आज के टॉपिक में इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पूछा था, मिहिदाना को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का प्रोडक्ट है? तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल। बहुत लोगों ने आंसर दिया था, जिनको भी डाउट होगा अपना कंफर्म कर लेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है मैसूर डिक्लेरेशन। मैसूर डिक्लेरेशन ये है क्या? तो आप याद रखेंगे यह पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत। अभी हुआ है कि 16 जो राज्य हैं ये सब मिल के एक डिक्लेरेशन किए मैसूर में। इस डिक्लेरेशन का एम है कि ग्राम पंचायत में जो योजनाएं बनती हैं उनके सेंटर में सिटीजन को शामिल किया जाए। मतलब देखिए, आप बहुत सारी योजना देखेंगे, योजना में ऐसे ऐसे पॉइंट लिखा जाता है कि उसी के आधार पर लोग छट जाता है और इस योजना का प्रॉपर जो फ़ायदा मिलना होता है वहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसका मकसद है कि आप ऐसा योजना बनाइए कि आदमी जो भी पब्लिक हो, सिटीज़न है, उसको मतलब ले पाए आसानी से। उसमें कोई वेग पॉइंट आप मत डालिए, मतलब पब्लिक को सेंटर में रखिए और पब्लिक के अनुसार योजना बनाइए। कहने का सिंपल मतलब है कि आपका जो योजना होना चाहिए, जो भी काम करने का तरीका होना चाहिए, बहुत ही सिंपल और पब्लिक एक्सेस कर पाए ऐसा होना चाहिए। तो मैसूर डिक्लेरेशन क्या है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसका अगर एम की अगर हम बात करें तो एक लाइन में आप रखेंगे कि नागरिक को केंद्र में रखा जाए। केंद्र मतलब योजना के केंद्र में रखा जाए, कि नागरिक को केंद्र में रख के ही कोई भी प्लान बनाया जाए, कोई भी नियम बनाया जाए कि किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। तो मैसूर डिक्लेरेशन ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो कि 16 राज्य में का भी एक अपना डिक्लेरेशन किया है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। यह क्या है? एक डीआरआई है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसी ने इसको लॉन्च किया है। यह काम क्या करेगा? इसका काम होगा कि सोना जो होता है उसका बहुत तस्करी होता है, सोना का तस्करी को रोकना। बस आप इतना ही जानिए कि ऑपरेशन मोल्टेन मेटल क्या है। सोने की तस्करी को, यहाँ पे क्या होगा, सोने की तस्करी को रोकना, और इसको लागू किया है, मतलब चलाया है डीआरआई। ठीक है, तो यह एक एक्सेप्शन केस है। ऐसा तो करंट में सुनने को आता नहीं कि डीआरआई कुछ मतलब करंट के लिए कुछ करे, जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कि आरबीआई और कोई मिनिस्ट्री का आप नाम डाल देंगे, तो ये कॉमन चीज़ है। तो आप डीआरआई याद रखेंगे, ऑपरेशन मोल्टेन मेटल डीआरआई चालू किया है और सोना के तस्करी को रोकना है। अगला क्वेश्चन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। देखिए, अभी यह चालू नहीं हुआ है, अभी बन रहा है। तो यह पहला एयरपोर्ट बना है जो नेट जीरो इमिशन एयरपोर्ट बना है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे यह भारत का पहला बना है, कि भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है जो नेट ज़ीरो इमिशन एयरपोर्ट का दर्जा हासिल किया है, तो अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो सबसे पहले नोएडा को काटेंगे, क्योंकि आपको तो लगेगा कि यह है ही नहीं, अभी ऑपरेशन तो है ही नहीं, लेकिन यह कुछ दिनों में चालू होने वाला है और यह दर्जा नोएडा को मिला है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रानी गेडेनलू के बारे में। देखिए, इनके बारे में कुछ चीज़ देख लेते हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इनके बारे में आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा हम इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर देखेंगे बाद में कि अभी करंट में इनका ये चर्चा में क्यों थी।
देखिए इनका जन्म होता है 1917 में। ये नागा ट्राइब की हैं और मणिपुर से बिलोंग करते हैं। मणिपुर 1930 में इन्होंने मतलब आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। कारण क्या था कि जो ब्रिटिश थे वो अपना एक्सपेंशन कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, पहला रीज़न ये था। और दूसरा रीज़न था कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो इन दोनों से आहत होकर 1930 में आज़ादी की लड़ाई में कूद जाती हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। 1932 में इनको गिरफ्तार किया गया और 32 से लेके 1947 तक ये जेल में रही। मतलब 32 से 47 कितना हो गया, 15 साल लगभग जेल में रही। ठीक है, जब आज़ादी मिल गया 47 में, तब इनको जेल से रिहा किया गया 47 में। और 1947 में नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। इनका नाम था गिडेनलू, लेकिन नेहरू ने जब इनको रानी की उपाधि दी तब इनका नाम आप हमेशा पेपर में या कहीं भी आप स्पेक्ट्रम का बुक देखेंगे वहाँ पे मिलेगा रानी गिडेनलू। तो यह क्वेश्चन कई बार एक दो बार हमने देखा, एग्जाम में पूछा गया है कि रानी की उपाधि इनको किसने दी, तो नेहरू ने दी थी, आप याद रखेंगे। ठीक है, इनकी उपलब्धि को देखते हुए 1982 में पद्म भूषण दिया गया। 1996 में इनके नाम पे एक स्टाम्प जारी किया गया और 2015 में इनके नाम पे एक सिक्का जारी किया गया। ठीक है, ये था इनका एक शॉर्ट बायोग्राफी। अब देखिए यह करंट में यह चर्चा में क्यों है। करंट में चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने क्या किया है कि मणिपुर में एक रानी गिडेनलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूज़ियम खोला है। अभी देखिए करंट में यही है कि रानी गिडेनलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम कहाँ खुला है, तब मणिपुर में खुला है। और इसके उद्घाटन कौन किए हैं, अमित शाह किए हैं। देखिए यह करंट में था और यह जो बाकी चीज़ था इनका बैकग्राउंड था जो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो दोनों चीज़ यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे। इन पे क्वेश्चन ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री का, कहाँ की थी ये भी पूछा गया है कई बार। और देखिए एक और चीज़, इनको रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ठीक है, रानी गिडेनलू को रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि निम्न में से किन्हें दी जाती है, तो आप रानी गिडेनलू याद रखेंगे। और अभी करंट में यही है कि इनके नाम पे एक म्यूज़ियम बना है जो कि अमित शाह ने मणिपुर, ये देखिए क्वेश्चन यही बनेगा कि रानी गिडेनलू म्यूज़ियम कहाँ पे बना है अभी हाल ही में, तो आप याद रखेंगे मणिपुर। देखिए एक अभी सर्वे हुआ है NFHS का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये 5वां सर्वे है। यह सर्वे हुआ है 2019 और 20 में और इसका रिपोर्ट आया है 2021 में और हम लोग पढ़ रहे हैं 2022 में। ठीक है, तो आप यही याद रखेंगे 19-20 में यह सर्वे हुआ। इसमें हुआ है कि भारत में टोटल घर हैं, मतलब देखिए टोटल घर तो ज़्यादा हैं। अगर 125 से 130 करोड़ जनसंख्या है तो लगभग आप कह सकते हैं कि 26 लाख घर हैं, मतलब फैमिली। लेकिन इस सैंपल एक दिया गया, जैसे देखिए इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में कोई गांव में, एक गांव में जाके 10 लोगों से सर्वे कर लिया जाता है, फिर दूसरे गांव में जाकर 10 लोगों से सर्वे कर लिया जाता है। पूरे राज्य का तो सर्वे नहीं होता है ना, कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे जाकर सर्वे कर लिया जाता है और कहा जाता है कि हाँ लगता है कि यह पार्टी जीत रही है, यह पार्टी हार रही है, यह उम्मीदवार जीत रहे हैं, यह उम्मीदवार हार रहे हैं। यह एक सर्वे है। उसी तरह पॉपुलेशन पर यह एक सर्वे है जिसमें भारत के 6.1 लाख फैमिली को शामिल किया गया
और इनके आधार पर यह डाटा निकाला गया है। और इस डाटा में सबसे अच्छा चीज़ आया है, उसमें कहा गया है उस डेटा में कि 1000 मेल पर 1020 फीमेल हैं। और यह रेशियो भारत में पहली बार हुआ है कि मेल के अनुपात में फीमेल का रेशियो ज़्यादा है। देखिए, यह पूरे भारत का सर्वे नहीं है। पूरे भारत का सर्वे तो तब आएगा जब जनसंख्या 2021 वाला होगा। अभी तो डिले हो गया है, लेकिन अब कोरोना के चलते डिले हो गया है, तो फिर आएगा। तो देखिए, पूरा एक्चुअल डेटा उस समय आएगा। लेकिन यह एक सैंपल बता रहा है कि भारत में अगर 1000 मेल हैं तो 1020 फीमेल हैं। यह काफ़ी मतलब प्रोग्रेसिव सोसाइटी को दिखा रहा है कि फीमेल की संख्या ज़्यादा हो रही है। ये अच्छा एक संकेत है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि NFHS के सर्वे के अनुसार भारत में 1000 मेल पर कितने फीमेल हैं। तो आप इसे याद रखेंगे 1020। देखिए, इसमें एक और न्यूज़ है कि इसका नोडल एजेंसी कौन है। नोडल एजेंसी की अगर हम बात करें तो है IIPS, इंस्टीट्यूट ऑफ, नहीं इंटरनेशनल होगा पहले, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। ये है कहाँ पे, मुंबई में है। और आप इसे याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि IIPS कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है। अब देखिए, ग्रीन एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, यह रिपोर्ट आया है। देखिए, रिपोर्ट में जो भी आता है आपसे सिर्फ उसमें यही पूछा जाएगा कि रिपोर्ट में पहला कौन किया है। तो आप इसमें याद रखेंगे पहला जो स्थान है वह है कर्नाटक का, फर्स्ट है। और बिहार से रिलेटेड एक खबर है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। बिहार भारत का पहला स्टेट बना है, पहला राज्य बना है जिसमें 2 ग्रीन टाउन होंगे, 2 ग्रीन टाउन होंगे। और 2 ग्रीन टाउन कौन कौन से हैं, एक है राजगीर, दूसरा है बोधगया। तो आप याद रखेंगे राजगीर और बोधगया जो है आने वाले दिनों में बिहार का 2 ग्रीन टाउन बनेगा। और यह भारत का पहला राज्य है बिहार जिसमें कि 2 ग्रीन टाउन बनेंगे। ये कीवी से संबंधित न्यूज़ था। देखिए, कीवी है कि इसको, यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश अभी हाल में, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बड़ा क्रेज़ चला है कुछ दिन से। तो कीवी जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फ्रूट्स बना है। आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फ्रूट्स कौन बना है, कीवी बना है। और इसको कौन मतलब घोषित किया है, इसको किस स्टेट द्वारा किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा। ठीक है, आप याद रखेंगे कीवी से अरुणाचल प्रदेश इसको फर्स्ट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फ्रूट माना है। देखिए, एक स्वदेश प्रोजेक्ट है। स्वदेश प्रोजेक्ट नाम सुनते ऐसा लग रहा है कि विदेश से लोगों को लाना है, वो FDI वगैरह से संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ ध्यान मत लगाइएगा। यह स्वदेश पोर्टल, स्वदेश प्रोजेक्ट जो है यह है NRBC का, NBRC का है, NBRC का है। NBRC है क्या, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ये है कहाँ पे, ये है आपको हरियाणा में। तो आप इसमें इतना ही याद रखेंगे कि स्वदेश प्रोजेक्ट जो है NBRC के द्वारा लॉन्च किया गया है। और NBRC कहाँ पे है, इसका हेड ऑफिस है हरियाणा। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कुछ प्रीलिम्स के हिसाब से बनने वाला कुछ टॉपिक नहीं है। देखिए, SDG इंडेक्स आया है, यह शहरी है, मतलब कह सकते हैं आप SDG शहरी इंडेक्स है। इसको जारी किया है नीति आयोग ने, नीति आयोग ने। और इसमें आपको 2 ही चीज़ याद रखना है कि जो सबसे टॉप पे शहर हैं वह है शिमला, और सबसे नीचे लास्ट में शहर है वो है धनबाद।
झारखंड का। तो इस शहरी SDG शहरी इंडेक्स में आप याद रखेंगे कि इसे नीति आयोग जारी किया है, इसमें टॉप पे शिमला है और लास्ट में धनबाद है। एक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स भी है, इसको भी नीति आयोग ने ही जारी किया है, इसको भी नीति आयोग ने ही जारी किया है। यह देखिए, यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें कहा गया है कि जो सबसे गरीब राज्य है, सबसे गरीब राज्य भारत में, वह है अपना बिहार। और नीचे से एक क्वेश्चन पूछा था ना 2-3 साल पहले कि ऑप्शन में दिया था नीचे से प्रथम, नीचे से द्वितीय। तो अगर बिहार के बारे में आए तो इस इंडेक्स में नीचे से प्रथम पे है। और नीचे से सेकंड की बात करें, नीचे से सेकंड की बात करें, वो है अपना झारखंड, बगल का है, तो उसको भी थोड़ा सा असर हो गया गरीबी का। तो 1 नंबर पे नीचे से बिहार है, 2 नंबर पे नीचे से झारखंड है। और सबसे कम गरीब, मतलब सबसे रिच स्टेट की बात करें, वो है केरल। देखिए, केरल एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पॉवर्टी हो, ये सब चीज़ में केरल हमेशा ऊपर में मिलेगा आपको, और बिहार का रैंक देखेंगे नीचे मिलेगा। तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में याद रखेंगे नीति आयोग जारी करता है, सबसे कम गरीब है, सबसे ज़्यादा गरीब है बिहार, सबसे कम है केरल। और देखिए, इसमें बिहार का आप परसेंटेज देख लीजिए। जैसे आप 10th में एग्ज़ाम दिए होंगे तो 5 सब्जेक्ट होता है, तो हर का अपना अपना मार्क्स होता है, लेकिन एक परसेंटेज जारी होता है, उसी आधार पे पता किया जाता है कि कौन टॉप किया, कौन लास्ट किया। तो बिहार की अगर हम परसेंटेज में बात करें तो इस 4-5 इंडिकेटर थे, तो उसमें एक परसेंटेज निकाला गया, उसमें बिहार का है 51.91%। आप इसको याद रखेंगे, मे बी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार का परसेंटेज कितना रहा, 51.9%, जो कि सबसे खराब प्रदर्शन है, सारे स्टेटों में सबसे खराब है, और सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में बिहार का रैंक आया है। टॉप पुलिस स्टेशन इन इंडिया। देखिए, भारत में 2021 में एक सर्वे हुआ, हालांकि हर साल होता है, ये सर्वे कराया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि भारत में कौन से पुलिस स्टेशन सबसे अच्छा है। तो इसमें देखा गया कि जो दिल्ली का सदर बाज़ार है, सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन, यह सबसे अच्छा है, ये फर्स्ट रैंक पे आया। और बिहार का एक पुलिस स्टेशन है जो टॉप 10 में आया, मतलब 10वां रैंक आया है, इसका 10वां रैंक आया है, और उसका नाम है आपको रामपुर चौरम। ये है कहाँ पे? अरवल ज़िला में है। तो आप इसे मतलब कंठस्थ कर लेंगे, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि टॉप पुलिस स्टेशन में बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन है। तो अरवल का है रामपुर चौरम। इसका रैंक कितना है? इसका रैंक है 10। और टॉप में कौन है सबसे 1 नंबर पे? सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन है, ये दिल्ली का है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है गुरु नानक से संबंधित। गुरु नानक एक सिख धर्म के तो संस्थापक थे, इनके बारे में सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1469 को। देखिए, आप ये भूल सकते हैं, याद रखेंगे गांधी जी हुए थे 1869 में, और थोड़ा सा 400 पहले अगर चले जाएंगे तो गुरु नानक पैदा हुए हैं उसी साल में, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा आप रिलेट रखेंगे। देखिए, इन हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा इनकी जयंती 2-3 कारण से। एक तो इनका जयंती 552वीं जयंती थी, आप याद रखेंगे, इनके बारे में क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछा हुआ है। इनके जयंती को कहा जाता है गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव, दोनों नाम दिया जाता है इनके जयंती को। और इसी के दिन 19 नवंबर को आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कृषि बिल था उसकी वापसी हुई थी, ठीक है। तो 2-3 चीज़ इसमें याद रखेंगे आप कि गुरु नानक का यह 552वीं जयंती मनाया गया है, और इनसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, तो आप इनको याद रखेंगे। इनके जयंती को गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कहा जाता है।
और इसी दिन 3 कृषि बिल वापसी हुई थी। देखिए डेट पे बीपीएससी कई बार करंट का क्वेश्चन पूछ चुका है कि यह योजना यह घटना किस डेट को हुई थी, और 3-4 ऑप्शन भी देता है। तो क्या पता कृषि बिल बहुत चर्चा में रहा हो। 29 नवंबर को वापसी हुआ में भी पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे इसको। पक्के डिक्लेरेशन, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो आप याद रखेंगे कि पक्के जो टाइगर रिजर्व है यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। अभी यह चर्चा में क्यों है? अभी यह चर्चा में है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व में एक डिक्लेरेशन साइन किया है, जो डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है वह क्लाइमेट को लेकर जागरूक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसी टाइगर रिजर्व में कोई डिक्लेरेशन साइन किया, तो वह होगा अरुणाचल प्रदेश। चाहे यह भी पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किस टाइगर रिजर्व में एक डिक्लेरेशन साइन किया, पक्के टाइगर रिजर्व। चाहे इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और एक क्लाइमेट चेंज का जो डिक्लेरेशन पास हुआ, इसमें 5 विषय थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ याद रखेंगे पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। एक है जनजातीय गौरव दिवस, ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। देखिए इससे हम थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा के बारे में आप देखेंगे बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछा है। बिरसा मुंडा का जन्म होता है 1875 में और इनकी मृत्यु होती है 1900 में। मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। तो इनका जो आंदोलन है बिरसा मुंडा का, इनके आंदोलन का नाम है उल गुलान। और यह जो क्वेश्चन है उल गुलान, आप लगभग 2018 या 19 में आप देखेंगे यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछा था कि उल गुलान किससे संबंधित है। और बीपीएससी तो इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है, झारखंड का तो यह फेवरेट ही टॉपिक है। तो आप याद रखेंगे उल गुलान बिरसा मुंडा का आंदोलन है। दूसरा को एक और क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था। 2-3 साल पहले क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, तो उसका आंसर होगा 3 फरवरी 1900 को। और जगह कौन था? चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया और इसी साल इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप 2-3 टॉपिक याद, बिरसा मुंडा के बारे में आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको मिला होगा कि उल गुलान किससे संबंधित है। और यह तो 2-3 साल पहले पूछा गया था, हालांकि इतना फैक्चुअल डेट पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बीपीएससी पूछ लेता है। तो आप याद रखेंगे 3 फरवरी को सुबह में गिरफ्तार किया गया था। तो अभी करंट का न्यूज़ यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 नवंबर को इनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है। अगला न्यूज़ है पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखिए जम्मू कश्मीर में अगर आपको नहीं पता हो कोई प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा हो, किस नदी पे बन रहा हो, तो अगर आपको पता हो तब तो ठीक है, लेकिन नहीं पता हो तो एक आप काम करेंगे कि आप आंसर में चेनाब रिवर को मारेंगे। अगर पूछा जाए कि यह प्रोजेक्ट किस नदी पे बन रहा है तो आप आँख मूंद के चेनाब मारेंगे, अगर नहीं पता हो तो, क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हो रहा है इसी नदी पे हो रहा है। तो यह पाकल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसका भी डेवलपमेंट चेनाब रिवर पे ही हो रहा है। जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, ये इसका उद्घाटन किए हैं। और इसकी जो कैपेसिटी की बात करें तो इसका कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है।
जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के किस नदी पर इसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो चिनाब रिवर पे। एक क्वेश्चन है यूएई के बारे में, वर्क वीक इफेक्टिव। देखिए हम लोग की तरफ क्या है कि मंडे से सैटरडे तक काम होता है और संडे को छुट्टी होता है। बहुत जगह आप देखेंगे कि सैटरडे संडे छुट्टी होता है। अभी यूएई ने क्या किया है, यह किया है कि 4 और 5 डे हम काम कराएंगे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और थर्सडे को हाफ डे ही काम होगा, 4.5 दिन काम होगा, और आपको थर्सडे का हाफ डे, सॉरी फ्राइडे का हाफ डे, सैटरडे और संडे आपको छुट्टी मिलेगा। मतलब 4.5 दिन का वर्क वीक में आपको 4.5 दिन ही काम करना है, और यह करने वाला पहला कंट्री बना है यूएई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि यूएई 4.5 डे एडॉप्ट वर्क वीक। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछ दे कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह कौन सा कंट्री अपनाया है, तो आप याद रखेंगे यूएई। और यह लागू कब से होगा, यह लागू हो गया है 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है। तो समझिए वहाँ के जो लोग काम करते होंगे उनको आराम है, 4.5 दिन काम करना और 2.5 दिन का छुट्टी लेना है। एक है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला। इसका जो और डे वाला क्वेश्चन भी बीपीएससी 1-2 पूछता है, तो यह 14 दिसंबर को मनाया गया। इसका जो थीम है, आप इसका थीम याद रखेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। यह थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पूछा जा सकता है। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया गया, 14 दिसंबर। आप इस डेट को भी याद रखेंगे, क्योंकि दिवस वाला क्वेश्चन, डे वाला क्वेश्चन बीपीएससी 1 या 2 पूछता ही पूछता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटीएफ जो हुआ है 40वां नंबर का, यह हुआ है दिल्ली में। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल, क्योंकि यह बिहार से रिलेटेड है। अगर इसका फुल फॉर्म में आईआईटीएफ का बात करें तो इंटरनेशनल इंडिया ट्रेड फेयर है। पीयूष गोयल इसके उद्घाटन किए। इसका थीम अगर हम देखें, इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत। फोकस स्टेट की बात करें, यह पूछा जाता है कि फोकस स्टेट कौन था। फोकस स्टेट था यूपी और झारखंड, 2 इसका फोकस स्टेट था। अब इम्पोर्टेंट है कि पार्टनर स्टेट कौन था, और इसका पार्टनर स्टेट था बिहार। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आईआईटीएफ का जो हुआ है दिल्ली में, उसका पार्टनर स्टेट कौन था, तो बिहार था। और बिहार को आर्ट एंड कल्चर के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है। तो बिहार से दूर खबर है इसमें कि पार्टनर स्टेट है आईआईटीएफ का, और आर्ट एंड कल्चर के लिए इसको गोल्ड अवार्ड मिला है बिहार को। यहीं पे एक और इससे रिलेटेड है, एक लगा है द्रोण मेला। द्रोण मेला ये कहाँ पे लगा है, ये लगा है ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पे है, एमपी में है। और द्रोण मेला का काम क्या होगा, यह बताएगा पब्लिक में, अवेयरनेस जगाएगा कि द्रोण का प्रयोग आप एग्रीकल्चर में कैसे करें, और द्रोण का प्रयोग एग्रीकल्चर में करके आप अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। यह किसानों को इसके बारे में जागरूकता दिया जाएगा। यही है द्रोण मेला, जो कि ग्वालियर में लगा है। और आईआईटीएफ जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो लगा है दिल्ली में, इसका फोकस स्टेट यूपी झारखंड था, पार्टनर स्टेट बिहार था, और बिहार को अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सी इज़ ए चेंज मेकर।
यह इनिशिएटिव किसके द्वारा चलाया गया है, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो यह इनिशिएटिव जो है चलाया गया नेशनल वुमेन्स कमीशन के द्वारा, नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा चलाया गया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पहले ये देख लेते हैं कि इसका एम क्या है। सी इज चेंज मेकर, इसका एम है कि जो भी महिला राजनीतिक नेता हैं उनको उनमें कौशल विकास करना, विकसित करना, मतलब लीडरशिप डेवलप करना। आप समझ जाइए किसी चेंज मेकर का मतलब है कि महिलाओं में लीडरशिप डेवलप करना, जो नेशनल वुमेन्स कमीशन के द्वारा चलाया गया। और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल वुमेन्स कमीशन कब बनाया गया था। 1992 में बनाया गया था। इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थी, इसकी पहली अध्यक्ष जो थी वो थी जयंती पटनायक, और अभी के इसके अध्यक्ष कौन है, यह है रेखा शर्मा। जयंती पटनायक पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल वुमेन्स कमीशन की पहली चेयरपर्सन कौन थी, जयंती पटनायक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में। और अभी इसकी चेयरपर्सन कौन है, रेखा शर्मा। यह तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और सी इज चेंज मेकर प्रोग्राम जो है यह नेशनल वुमेन्स कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक काजू वैली वेटलैंड है। अभी हाल ही में तमिलनाडु का इसे 16वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। यह कहाँ पे है, यह आपको तमिलनाडु में है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काजू वाली वेटलैंड जो अभी कहाँ पे, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको घोषित किया गया है, जो अभी किस स्टेट में है, तो आप आंसर लगाएंगे तमिलनाडु। यह एक लैगून है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं भारत में लैगून, सबसे बड़ा लैगून कौन है। अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ा लैगून है चिल्का, जो कि उड़ीसा में है। और 2 नंबर पे जो सबसे बड़ा लैगून है वो है आपको पुलिकट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इन दोनों पे क्वेश्चन हमेशा आता है, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लें, इन दोनों पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप याद रखेंगे, इसमें 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे। काजू वाली वेटलैंड जो अभी एक लैगून है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अभी हाल ही में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। दूसरा है कि भारत में सबसे बड़ा अगर लैगून की बात करें तो चिल्का है, और 2 नंबर पे सबसे बड़ा लैगून है पुलिकट है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है बैक टू वर्क योजना, यह किस स्टेट द्वारा लागू किया पूछा जा सकता है। तो यह स्टेट है राजस्थान। राजस्थान द्वारा इसे लागू किया गया है। इसका एम क्या है, इसका एम है कि अभी हाल ही में वहाँ पे सर्वे कराया गया, तो देखा गया कि 15,000 जो महिलाएं हैं वो पारिवारिक कारण से किसी न किसी समस्या से अपनी जॉब छोड़ दी हैं। तो सरकार ने कहा कि हम 3 साल के अंदर में इन सभी महिलाओं को फिर से कोई ना कोई जॉब मुहैया कराएंगे और उनको अपने काम पे पुनः वापस लौटाएंगे। उसी योजना का नाम रखा गया बैक टू वर्क योजना। मतलब जो काम आप करते थे छूट गया था किसी पारिवारिक कारण से या कोविड के कारण है, जो भी कारण हो, तो आप अब अपने काम पे पुनः वापस आ सकती हैं। ये 15,000 महिलाओं को, मतलब समझिए 15,000 फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छा योजना है जो किया है राजस्थान सरकार। तो यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बैक टू वर्क योजना किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो राजस्थान सरकार का है। अगला क्वेश्चन है कि ई विधान एप्लीकेशन, ई विधान एप्लीकेशन है, यह लॉन्च किया है बिहार। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बिहार करंट में भी कराया है, लेकिन फिर आज हमने डाल दिया क्योंकि वहाँ पे जो लोग नहीं कर पाए होंगे आप यहाँ भी कर लीजिए, क्योंकि यह एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत का पहला राज्य बना है बिहार, पहला राज्य बना है बिहार जो कि ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया है। इससे क्या होगा कि बिहार विधान परिषद में
जो भी काम धाम होंगे अब सब डिजिटल होते हैं। अब बिहार विधान परिषद में पेपर वगैरह का कोई काम नहीं है, सारा काम डिजिटल हो गया है। और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। तो यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, यह इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है। जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।